हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय चैनल अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल। मेरा नाम है परमेश्वर। आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम बात करने वाले हैं एजुट्रॉप्स लेक्चर के बारे में। एजुट्रॉप्स सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखो, इसमें हमने जो क्लास 12 का स्टार्ट किया है वो सॉलिड स्टेट से, तो सॉलिड स्टेट में नहीं पढ़ा रहा हूँ। कारण ये है कि आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस आया है एनसीईआरटी में, उसमें पहला चैप्टर सॉल्यूशन ही है, इसलिए आप सॉल्यूशन से ही पढ़िए। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आने वाले नहीं है। मैं सिलेबस का चर्चा पहले भी कर चुका हूं। सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन, मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पढ़ने में मन लगेगा। और हाँ, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और लिखिएगा जरूर कॉपी में, है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। प्रिय विद्यार्थी, सपनों को हासिल करने के लिए केवल मेहनत करो और जिंदगी की हर मुश्किल को अपने साथ ले जाओ। ये बात सही है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलेगा कि मुझे ये हो जाता, वो हो जाता। तुम सोच रहे हो और तुम ऐसा सोचो, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे तुम्हें नीट करना है। ओके, मैं नीट का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं जो टफेस्ट एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चे, इसका तो फॉर्म भरा था 20 लाख, इस साल भी 20 लाख बच्चे भरे हैं। और एडमिशन कितना का होगा? 20,000 का। ओनली 20,000 का एडमिशन होगा। अब सोच लो, 20 लाख में से 19,80,000 बच्चे बाहर होंगे। और ये जो 19,80,000 जो बच्चे हैं वो कौन है? तो वो है बस सोचने वाले, कि वो सोच रहे हैं कि हमें नीट करना है, हमें उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। अरे भाई, आप एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से। यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हारे अंदर का चाहिए क्या? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करो, और हार्ड वर्क एनसीईआरटी पे होना चाहिए। बिल्कुल सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही मार्गदर्शन में होना चाहिए, सही मटेरियल के साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, पता ही नहीं चला, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। बस तुमसे नहीं होगा। मेहनत करो, अपने सपने को साकार करो। ठीक है, बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। शुरू करते हैं हम एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप्स का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। सब देखो, एक कंटेनर हम बना लेते हैं। सबसे पहले इस कंटेनर से समझ में आ जाएगा तुम्हें कि एक्चुअली में एजियोट्रॉप्स होता क्या है। सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात होगी। और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है स्टूडेंट सॉल्वेंट। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसमें चलो हम इस कंटेनर में सॉल्यूशन को भर दे रहे हैं। सॉल्यूट भी रहेगा और इसके साथ सॉल्वेंट भी रहेगा, है ना। दोनों दोनों को मैंने अलग अलग कलर से दिखाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल आएगा समझ में। आप अच्छे से पढ़ो। ओके, अब इसमें होता ये है कि इस कंटेनर को आप क्या करो, इसको हम ढक दे रहे हैं। बट इसमें ऐसा कंपोनेंट है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? दोनों का सेम। अब बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मान लीजिए कि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट 95 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 95 डिग्री सेल्सियस तक जब आप गर्म करते हो ना, तो ये उबलने लगेगा, ये वाष्प बनेगा। और सॉल्वेंट का भी है 97 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 95, इसका भी मान लीजिए 95 मान लीजिए। अब दोनों का तो लगभग सेम हो गया। तो दोनों को यदि हम हीट करेंगे, आप हीट करोगे, तो ये दोनों कैसे अलग होगा? नहीं होगा ना, साथ साथ वेपर बनेगा। अगर वेपर की बात हम करेंगे तो यहां से क्या होगा? साथ साथ वेपर बनेगा। तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसका सेपरेशन संभव है, मतलब इसको हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स को। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, एजियोट्रॉप्स का क्या होता है। एजियोट्रॉप्स, तो एजियोट्रॉप्स के बारे में हम लिखेंगे, बहुत ही आसान होता है। देखो, द कंपोजिशन, है ना, कंपोजिशन का मतलब होता है जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट मिला हुआ है। द कंपोजिशन हैविंग सेम, having same boiling point, boiling point in vapor phase
मतलब इसमें वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी, दोनों में सेम होता है। इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज में अगर कंपोजिशन सेम है तो क्या हो जाएगा, एजियोट्रॉप्स कहलाएगा। अब सेम होता है इसलिए इसे हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। क्या लिखेंगे, दीज आर कॉल, और ये हॉट्स पॉइंट सभी इसके डिफिनीशन ही है। एग्जाम में आए ना एजियोट्रॉप्स, तो मैं जितना पॉइंट बता रहा हूं आप सारे पॉइंट को लिखो, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्यों कहेंगे इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि ये कांस्टेंट मतलब एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे, एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करता है। पहली बात। बात नंबर 2, इसमें लिखेंगे हम दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है इसको समझो। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है आप किसी सॉल्यूशन को गर्म करके सेपरेट करते हो। जैसे तुमने वाटर लिया और उसमें तुमने शुगर मिला दिया, चीनी मिला दिया, अब तुम्हें सेपरेट करना है दोनों को, वाटर को अलग शुगर को अलग, जबकि दोनों मिला हुआ है अच्छे से, पूरा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसे सेपरेट करने के लिए तुम क्या करोगे, गर्म करोगे। तुम्हें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जैसे ही तुम गर्म करोगे और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वाटर वेपर बन के हट जाएगा, वेपर के रूप में बाहर, और तुम्हारा शुगर कंटेनर में रह जाएगा। यही होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन एजियोट्रॉप्स को स्टूडेंट हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा दोनों वेपर फेज में जाएगा, और दोनों वेपर फेज में जाएगा तो सेपरेट कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना सेपरेट। ठीक है, ओके। अब इसको हम देखते हैं एजियोट्रॉप्स के टाइप्स को। बहुत आसान होता है एकदम, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं। स्टूडेंट वो स्टूडेंट अगर प्रेशर लेगा तो वो पढ़ेगा कैसे। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, जहां पे लगे ना माइंड पे कि तुम्हें प्रेशर आ रहा है उस काम को करना छोड़ दो, पढ़ाई ही क्यों ना हो, एकदम रिलैक्स होके। जिंदगी एक ही बार मिला है यार, दोबारा नहीं मिलता है। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, इसके बात करें तो पहला होता है इसका मिनिमम, पहला टाइप हो जाएगा इसका मिनिमम बॉइलिंग। इसमें दूसरा कलर से हम लिख देते हैं इसको, देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और दूसरा होता है स्टूडेंट इसी में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बहुत आसान है, इसका मतलब सीधा सा मतलब समझ। एजियोट्रॉप तो समझ रहे हैं आप कि एक मिश्रण है, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अब जो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है ना, उसमें जो सॉल्यूशन होगा, टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो सॉलिड और सॉल्वेंट के प्रेशर से ज्यादा होता है, तो उसे कम ताप पे वो उबलने लगता है। जिसमें आपको मिनिमम टेम्परेचर देना पड़े उबालने के लिए, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जिसमें विलियन का वेपर प्रेशर अगर कम है, बहुत कम है, और सॉलिड सॉल्वेंट का ज्यादा है, मैंने लास्ट क्लास बताया था कि सॉलिड सॉल्वेंट में अवयवी कणों के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से वेपर मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे, और कम बनेंगे तो फिर विलियन का जो वेपर प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा। इसीलिए अगर मिनिमम होगा तो आपको उसमें ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, तो उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। चलो एक एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को ले लेते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स,
यहाँ सबसे ना क्वेश्चन फिक्स रहता है एकदम, हर एक एग्जाम में, जितना तुम एग्जाम देने जाओगे आना ही आना क्वेश्चन से, बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है द सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। कल हम डेविएशन की बात किए थे, नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास, सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और पॉजिटिव डेविएशन वाले का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन वाले का जो वेपर प्रेशर होता है, देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is greater than the vapor pressure of solute and solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट है। ओके, दैट मीन्स क्या हुआ, ये पीएस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसका, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, इस हिसाब से आ जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला जो शो करेगा, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा, वो तो पॉजिटिव डेविएशन वाला हो गया ना। और पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो इस टाइप का जो एग्जांपल्स हो जाएगा जो शो करेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जैसे H2O हो गया, और इसमें आप मिला दो क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो जाएगा। ओके, तो ये सब इसके एग्जांपल्स है। इस बात को और अच्छे से समझो। देखो, जैसे ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम ले रहे हैं इसी मिश्रण को, H2O प्लस CCl4 को भर दिए, ठीक है, इसमें भरा गया, ये H2O है प्लस CCl4 है, और ये एक है पॉजिटिव डेविएशन वाला मिश्रण। ये कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो H2O वाले से और प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से ज्यादा होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर, और एक बात और, बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं कि जब विलियन का बॉइलिंग पॉइंट 1 atm के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक के बराबर, उसके बाद ये बॉयल करने लगता है। जब तक 1 atm के बराबर नहीं होता है, हमारा पानी दूध कुछ भी बॉयल नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसमें हम हीट देना शुरू किए, ठीक है, और हीट दे रहे हैं, और मान लो कि इसका 0.7 atm है वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, तो इसको 1 atm प्राप्त करने में कम ही ताप न देना होगा, मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, और मिनिमम लगेगा तो इसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। लेकिन यही अगर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा वेपर प्रेशर 0.1 0.2, then you will have to give more and more temperature, तुम्हें बहुत अधिक टेम्परेचर देना होगा, तो उसी को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। चलो मैक्सिमम वाले को समझते हैं आप। दूसरा है ना मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बहुत आसान है ये, बिल्कुल। क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, जो निगेटिव डेविएशन वाला होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो द सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो विलियन का जो वेपर प्रेशर होता है ना, विलियन का वेपर प्रेशर जो होगा वो लेस देन होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, कम
एक एक बात कॉपी कलम पे लिखते जाओ अच्छे से, वो भी ये हो जाएगा। अब चलो इसके भी कंटेनर से हम समझ सकते हैं, इसके एग्जांपल्स पहले देख लो। जितना भी निगेटिव डेविएशन शो करता है, जैसे फिनॉल प्लस एनिलीन, होता ये है, ये निगेटिव डेविएशन कब क्यों शो करेगा, फिनॉल और एनिलीन दोनों मिलकर के एच बॉन्ड बना लेता है, और एच बॉन्ड जो बनेगा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बन जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो वहां से वेपर मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ उसको, लेट मी एक्सप्लेन इट। जैसे फिनॉल का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, देखो फिनॉल का हो जाएगा C6H5 और OH है, और यहां से इधर से आ गया हमारा NH2 और फिर C6H5। देखो इसका नाइट्रोजन परमाणु और इसका हाइड्रोजन परमाणु, आपको पता है एच बॉन्ड कब बनता है? आप ध्यान रखना, एच बॉन्ड के बारे में नहीं जानते हो तो, जब हाइड्रोजन ना फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ अगर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है तो वहां पे एच बॉन्ड बन जाता है, उसको एच बॉन्ड कहते हैं। बिकॉज फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम, और इसलिए जब वो हाइड्रोजन के साथ अटैच करेगा तो एच बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और एच बॉन्ड बनेगा तो वो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो फिर वहां से वेपर मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे। देखो इसी के बीच में एच बॉन्ड बन जाता है, यही हुआ एच बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो नाइट्रोजन के बीच। तो जब ये एच बॉन्ड बन जाएगा ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर में नहीं जा पाएंगे, और वेपर का निर्माण नहीं करेगा तो फिर वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ओनली डिफाइंड जो होता है वेपर मॉलिक्यूल्स पे ही होता है ना। अगर हम बात करें इस कंटेनर में, तो इस कंटेनर में मान लो कि दोनों अवयव है, फिनॉल भी है और एनिलीन भी है, इसको फिनॉल बोलते हैं और इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक, इस दोनों को आप इसमें मिला दिया। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से हमें 1 atm तक वेपर प्रेशर ले जाना, तब ये बॉयल करेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो गया, किससे? तो फिनॉल से और प्लस एनिलीन से, और ये कितना हो गया? 0.2 atm हो गया। अब 0.2 atm है तो 0.2 atm को 1 पे ले जाना है, कितना डिफरेंस है? 0.8 का, मतलब तुम्हें मैक्सिमम टेम्परेचर देना होगा, और जब आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देना होगा तो इसीलिए तो इसका नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बात क्लियर? थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एजियोट्रॉप्स के बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन का इसको बोल सकते हो क्या है? ये हर्ट है, हर्ट। अगर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा तो तुम सॉल्यूशन नहीं पढ़, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन बनेंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही बनेंगे, और सॉल्यूशन से अगर मान लो एग्जाम में 10 नंबर का आ रहा है, 8 नंबर का आ रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही आएगा और किसी से नहीं आएगा। तो चलो पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम अभी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज, ये कंटेनर ले लिए, और सॉल्यूशन में दो चीज, सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है। ओके, तो अब बात ये कहता है कि विलयन का जो गुण होगा, इस सॉल्यूशन का जो भी नेचर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, है ना? किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन का गुण कैसे चेंज होगा? तो बस इसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज, जो सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज है, इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल्स की संख्या पे निर्भर करता है कि पार्टिकल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे पार्टिकल्स की, उसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव। बहुत आसान होता है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा एकदम परिभाषा लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, properties of solution which depend on number of, बहुत आसान है, number of particles present in the solution
present in the solution are called colligative properties. Are called colligative properties. ओके, आप लिख लो अच्छे से। यही हो जाएगा। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब बुझना है, रटना नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉलिड और क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो सॉल्यूशन का नेचर जो डिपेंड करता है उसमें प्रेजेंट हुए सॉलिड के पार्टिकल्स पे, कितने नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ है, कितना ग्राम घुला हुआ है, उसी पे वो निर्भर करेगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड फॉर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किसके लिए डिफाइंड है, सॉलिड के लिए, सॉल्वेंट के लिए। ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट के लिए। ओके, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो अगला नेचर आएगा इसमें सारा, वो डिफाइन होता है मोलालिटी पे, और मोलालिटी सॉल्वेंट के मास पे डिपेंड करता है ना। तो इस बात को भी हम लिख लेंगे नोट करके, नोट में लिख लेना आप। colligative properties of solution are defined for solvent। बहुत बार पूछा गया, सॉल्यूट के लिए नहीं, सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। अब चलो टोटल टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ colligative properties। ओके, देखो एक होता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी तैयारी करने का, और एक होता है हार्ड वर्किंग। अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। आप उसी टॉपिक को बार बार पढ़ो जिससे क्वेश्चंस बढ़ रहा है, हर साल बन रहा है। क्योंकि सॉल्यूशन में तो बहुत चीज लिखा हुआ है, सॉलिड है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन, सबसे क्वेश्चन कहाँ बनता है। लेकिन जब तुम स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे कि हाँ किस चैप्टर से किस टॉपिक से आ रहा है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना। तुमने कभी सुना है कि तुम्हारे कोई पड़ोसी था, वो 2 घंटा पढ़ता था, टॉप कर गया, और तुम्हारा कोई ऐसा पड़ोसी था जो दिन दिन रात रात भर पढ़ता था, तैयो 350 नंबर लाया, या 300 या 250 लाया? कारण यही था कि उसको पता था कि हमें क्या पढ़ना है। वो छांट छांट के पढ़ता था कि हाँ एग्जाम में जो आएगा उसी को पढ़ना है। वो टॉप कर गया। वो दिन रात पढ़ता था, सब कुछ पढ़ता था, उसका माइंड काम नहीं किया, उसको कम नंबर आ गया। हमेशा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, तब तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा आएगा। एग्जामिनेशन में नंबर लाने का आर्ट है, वो अलग है, और पढ़ाई का आर्ट अलग है। पहला हो जाता है इसमें, पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो इसको कहते हैं RLVP, शॉर्ट में याद रखो। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP। और 4 नंबर में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 टाइप है। ओके, पहला हो गया RLVP, दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा हो गया डिप्रेशन, घट जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP, और 4th नंबर में हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो इस चारों टाइप को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम अच्छे से डिटेल में। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, और हाँ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन लगता है, पढ़ने में मजा आता है, बस थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो यार। जब आप कमेंट करते हो तो आपका कमेंट पढ़ने के बाद मुझे एक न्यू एनर्जी मिलता है, और हम कुछ और नए करने के लिए सोचते हैं। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए,
अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए।